नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीबी लीगल माइंड। मान लीजिए, अरे मोहल्ले में कोई छोटी सी कहासुनी हो गई है, बात थोड़ी बढ़ जाती है, भीड़ जमा हो जाती है और अचानक वहां पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। बिना किसी कागज के, बिना किसी वारंट के पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाने लगती है। हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जो रोजमर्रा की जिंदगी में कभी भी किसी के भी सामने आ सकती है और लोग पूरी तरह सहम जाते हैं। बिल्कुल, आम इंसान के मन में उस पल यही आता है कि पुलिस जो भी कर रही है, मतलब वही अंतिम नियम है। उनके पास तो पूरी ताकत है, लेकिन क्या ऐसा करना हमेशा कानूनी दायरे में आता है? आज इसी तस्वीर को पूरी तरह साफ किया जाएगा, जहां पुलिस की शक्तियों और एक नागरिक के अधिकारों के बीच की असली रेखा को समझा जाएगा। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि 1 जुलाई 2024 से भारत में नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे हम बीएनएसएस कहते हैं, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम या बीएसए। इन कानूनों ने बहुत कुछ बदल दिया है। एकदम सही। इन कानूनों ने पुलिस की जवाबदेही तय करने और नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कई नए और बेहद मजबूत प्रावधान जोड़े हैं, और आज हम इसी कानूनी सफर पर चलेंगे जहां ये समझना आसान होगा कि बिना वारंट गिरफ्तारी के असली नियम क्या हैं। और घबराहट वाले पल में सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, 24 घंटे का नियम कैसे काम करता है, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, और बिना किसी डर के अपनी सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इन सब पर एक साफ समझ बनाना आज का मुख्य उद्देश्य है। तो जब भी बिना वारंट गिरफ्तारी की बात आती है, तो सबसे पहले अपराध की गंभीरता को समझना जरूरी हो जाता है। कानून की भाषा में अपराधों को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल और असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल अपराध। जैसे जब कोई बहुत गंभीर घटना होती है, मान लीजिए हत्या, लूट या डकैती, तो पुलिस ये इंतजार नहीं कर सकती कि वो पहले कोर्ट जाए, मजिस्ट्रेट से वारंट लें और फिर अपराधी को पकड़े। बिल्कुल नहीं कर सकती। तब तक तो अपराधी बहुत दूर भाग चुका होगा या सबूत मिटा चुका होगा। इसीलिए गंभीर मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस के पास होना एक व्यावहारिक जरूरत भी है। सही कहा। और इसी व्यावहारिक जरूरत को कानूनी रूप देने के लिए नए कानून बीएनएसएस की धारा 35(1) को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो ये धारा क्या कहती है? ये धारा बहुत साफ तरीके से ये तय करती है कि पुलिस किन विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को बिना वारंट के हिरासत में ले सकती है। यदि मामला गंभीर है, जैसे बीएनएस की धारा 302 के तहत आने वाले हत्या के मामले, या फिर पुलिस के पास यह मानने का ठोस कारण हो कि कोई सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। हाँ, या गवाहों को डरा सकता है, या वो पहले से ही घोषित अपराधी है, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है। इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य समाज की सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। लेकिन देखिए, समस्या तब आती है जब इस अधिकार का इस्तेमाल छोटे-मोटे झगड़ों में होने लगता है। मान लीजिए पड़ोसियों के बीच पार्किंग को लेकर बहस हो गई और किसी ने गुस्से में पुलिस बुला ली, जो कि बहुत आम बात है हमारे समाज में। बिल्कुल। ऐसे मामलों में सजा आमतौर पर बहुत कम होती है। अगर ऐसे हर छोटे मामले में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी करने लगे, तो आम इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। एकदम सही। इसीलिए कानून ने पुलिस की शक्तियों पर एक बहुत बड़ी रोक भी लगाई है, ताकि नागरिक स्वतंत्रता बनी रहे। यहीं पर बीएनएसएस की धारा 35(3) एक बहुत बड़ी धार बनकर सामने आती है। ये वही 7 साल वाला नियम है ना? हाँ, ये धारा स्पष्ट करती है कि ऐसे मामले जिनमें सजा 7 साल से कम है, जैसे मामूली मारपीट, गाली गलौज या छोटी मोटी धमकी, उनमें बिना वारंट गिरफ्तारी को सामान्य नियम नहीं माना जा सकता। मतलब पुलिस हर छोटे केस में सीधे हथकड़ी नहीं लगा सकती? बिल्कुल नहीं। इन मामलों में पुलिस तभी किसी को गिरफ्तार कर सकती है जब वो व्यक्ति जांच में बिल्कुल सहयोग न कर रहा हो, अपना सही नाम पता बताने से मना कर रहा हो, या फिर उसके भागने की पूरी आशंका हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस हिरासत में लेते समय बस इतना कह देती है कि ऊपर से ऑर्डर है, हमें तो ले जाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही आम वाक्य है, लेकिन कानूनी रूप से ये दलील पूरी तरह निराधार है। मतलब इसकी कोई अहमियत नहीं है? कोई अहमियत नहीं है। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और आर्टिकल 22 मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को महज किसी के मौके का आदेश पर उसकी आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता। हर कदम के पीछे एक वैध कानूनी कारण होना अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है।
ये एक बहुत ही अहम बिंदु है कि ऊपर से ऑर्डर है जैसी बातें कानून की नज़र में कोई वजूद नहीं रखती। अब जरा उस स्थिति पर आते हैं जब किसी व्यक्ति को पुलिस गाड़ी में बैठा रही होती है। वो पल सच में बहुत डरावना होता है। बहुत डरावना। उस वक्त इंसान का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है, धड़कनें तेज हो जाती है और स्वाभाविक रूप से इंसान बहस करने लगता है या गुस्सा दिखाने लगता है। हाँ, लोग चिल्लाने लगते हैं कि मुझे क्यों ले जा रहे हो, मैंने क्या किया है। लेकिन व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो उस पल बहस करना या अपना आपा खोना स्थिति को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने से एक नया मामला बन सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? शांत रहना। शांत रहना केवल एक सलाह नहीं है, बल्कि यह कानूनी प्रक्रिया को अपने पक्ष में रखने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। घबराहट में अक्सर इंसान अपने अधिकार भूल जाता है। और जब कोई व्यक्ति शांत रहता है तो वो तार्किक रूप से सोच पाता है। सही कहा। बीएनएसएस की धारा 50(1) के तहत किसी भी हिरासत में लिए गए व्यक्ति का ये बुनियादी अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। उस पल में केवल विनम्रता से ये पूछना होता है, सर, मुझे किस अपराध में और किस आधार पर पकड़ा जा रहा है। और अगर उनके पास वारंट है तो वारंट देखने की मांग भी की जा सकती है। बिल्कुल। और विनम्रता इसलिए जरूरी है ताकि पुलिस को ये न लगे कि कोई कानून व्यवस्था में बाधा डाल रहा है। अच्छा, और अगर पुलिस कारण बताने में टालमटोल करे या सीधा थाने ले जाए तो वहां दूसरा अधिकार काम आता है, अपने लोगों को सूचित करने का अधिकार। हाँ, बीएनएसएस की धारा 50(2) स्पष्ट रूप से कहती है कि पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार, दोस्तों या वकील को तुरंत सूचना दे। ये प्रावधान तो इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी इंसान सिस्टम के अंदर गायब न हो जाए। बाहर किसी को पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति कहाँ है। इस अधिकार का जमीनी स्तर पर इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है कि लोग थाने पहुंचकर एकदम असहाय महसूस करते हैं। खासकर अगर बड़े शहरों की बात की जाए, जैसे कानपुर या मुंबई के व्यस्त थाने, वहां पुलिसकर्मियों पर काम का भारी दबाव होता है, भीड़ होती है, शोरगुल में आम इंसान की आवाज दबने लगती है, जिसकी जानकारी हर नागरिक को होनी चाहिए। वो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी DLSA के बारे में जानना। ये बहुत अहम जानकारी है। देश के हर जिले में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए DLSA मौजूद होता है। इनका हेल्पलाइन नंबर 1500 होता है। अगर किसी के पास वकील नहीं है या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो थाने से ही इस नंबर पर कॉल करके कानूनी मदद मांगी जा सकती है। मैं तो कहूंगी कि ये नंबर मोबाइल में सेव होना किसी इमरजेंसी किट से कम नहीं है। इसके अलावा एक और प्रक्रिया है जो हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद सबसे बड़ी ढाल बनती है, वो है मेडिकल जांच। मेडिकल जांच का प्रावधान पुलिस की ज्यादतियों को रोकने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। बीएनएसएस की धारा 54 के तहत गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरफ्तार व्यक्ति की मेडिकल जांच होनी चाहिए। अक्सर हिरासत में मारपीट या टॉर्चर का डर बना रहता है। हाँ, और जब कोई व्यक्ति थाने पहुंचने के बाद मेडिकल जांच की मांग करता है तो एक आधिकारिक रिकॉर्ड बन जाता है। अगर शरीर पर कोई चोट नहीं है तो वो दर्ज हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर बाद में पुलिस कस्टडी में कोई चोट लगती है तो पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। एकदम सही। ये कागजी रिकॉर्ड आगे चलकर कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत बनता है। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि अधिकारों की रक्षा का एक बेहद मजबूत कानूनी दरवाजा है। मेडिकल जांच की अहमियत को समझने के बाद एक और आम डर पर बात करना जरूरी है। कई बार पुलिस किसी व्यक्ति को थाने ले आती है और फिर घंटों तक उसे वहीं बिठा कर रखती है। हाँ, और जब परिवार वाले पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि अभी साहब नहीं है या इन्हें कल देखा जाएगा। इस तरह बिना किसी आधिकारिक कागजी कार्रवाई के किसी को थाने में घंटों बिठाए रखना मानसिक रूप से तोड़ने वाला होता है। लोग अक्सर डर के मारे कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें लगता है कि आवाज उठाने पर पुलिस कोई झूठा केस ना लगावे। लेकिन कानून ने इस तरह की मनमानी को रोकने के लिए 24 घंटे का नियम बनाया है, जो नागरिक स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा रक्षक है। तो ये 24 घंटे का नियम असल में काम कैसे करता है? ये केवल एक साधारण दिशा निर्देश नहीं है, बल्कि ये कानून की नजर में पत्थर की लकीर है। बीएनएसएस की धारा 57 बहुत साफ तौर पर यह कहती है कि बिना वारंट गिरफ्तारी के मामले में पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। मतलब 24 घंटे के अंदर पेश करना ही होगा? हाँ, यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर ये 24 घंटे की समय सीमा पूरी तरह से सख्त है। पुलिस को उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर इलाके के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होता है। ये नियम इसलिए बनाया गया है
ताकि पुलिस की शक्तियों पर न्यायपालिका का सीधा नियंत्रण रहे और कोई भी इंसान अनिश्चितकालीन मनमानी का शिकार न हो। बिल्कुल। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की बात सुनकर कई बार आम इंसान और भी ज्यादा घबरा जाता है। फिल्मों और टीवी शोज ने कोर्टरूम की एक ऐसी छवि बना दी है जहां बहुत सारे वकील बहस कर रहे होते हैं और आम आदमी चुपचाप कटघरे में खड़ा रहता है। फिल्मों में ऐसा ही दिखाते हैं, पर असलियत में जब किसी को गिरफ्तारी के बाद पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो वो प्रक्रिया उस तरह की नाटकीय नहीं होती। मजिस्ट्रेट वहां ये देखने के लिए बैठे हैं कि क्या पुलिस ने गिरफ्तारी कानूनी तरीके से की है या नहीं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के पास वकील नहीं भी है तो भी वो सीधे मजिस्ट्रेट से बात कर सकता है और इसी अधिकार को नए कानून में और भी स्पष्ट किया गया है। बीएनएसएस की धारा 81 के तहत। सही कहा जी, बीएनएसएस की धारा 81 के तहत जब किसी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो वो व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात रख सकता है। वो मजिस्ट्रेट को बता सकता है कि पुलिस ने बिना वारंट के गिरफ्तार किया है या कारण नहीं बताया गया, या फिर थाने में उसके साथ कैसा बर्ताव हुआ ये भी बता सकता है। बिल्कुल। न्यायपालिका का काम ही नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। यदि मैजिस्ट्रेट को लगता है कि गिरफ्तारी के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है या प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो वो पुलिस को फटकार लगा सकते हैं और व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दे सकते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। मान लीजिए 24 घंटे बीतने वाले हैं और पुलिस थाने का इंचार्ज किसी व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं कर रहा है। वो उसे सिर्फ थाने में बिठाकर डरा रहा है। ऐसी स्थिति में परिवार वाले क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर थाना स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं तो शिकायत करनी ही पड़ेगी। यहीं पर कानून का एक और रास्ता खुलता है जो पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचने का है। ऐसी परिस्थिति में बीएनएसएस की धारा 97 एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि कोई पुलिस स्टेशन इंचार्ज मनमानी कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति या उसका परिवार सीधे इलाके के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को लिखित शिकायत दे सकता है। हर जिले में एक एसपी ऑफिस होता है। आमतौर पर ये कलेक्ट्रेट के आसपास स्थित होता है। हाँ, और ये शिकायत खुद जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए या फिर ईमेल के माध्यम से भी दी जा सकती है। एसपी कानूनी रूप से इस बात के लिए बाध्य है कि वो इस शिकायत की जांच करे। अगर थाने में किसी को गैरकानूनी तरीके से रखा गया है तो उच्च अधिकारियों को उसमें दखल देना ही पड़ता है। बिल्कुल देना पड़ता है। इसके साथ ही एक और बात समझना जरूरी है कि अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर ही लिया है लेकिन आरोप बहुत छोटा है, जैसे कोई मामूली विवाद या छोटी चोरी का आरोप जिसकी सजा 7 साल से कम है, तो ऐसे मामलों में जमानत पाना एक अधिकार बन जाता है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि जमानत केवल कोर्ट से ही मिलती है और इसके लिए महीनों लग जाते हैं। लेकिन कानून कहता है कि कुछ मामलों में पुलिस को थाने से ही जमानत देनी पड़ती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि हर जमानत के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। बीएनएसएस की धारा 479 इस बात को स्पष्ट करती है कि ऐसे मामले जो जमानती अपराध यानी बेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं वहां जमानत पाना नागरिक का अधिकार है। और पुलिस अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वो गिरफ्तार व्यक्ति को बताए कि वो जमानत पर छूट सकता है। बिल्कुल। यदि व्यक्ति जमानतदार पेश कर देता है तो उसे थाने से ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन अब मान लीजिए सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं, पुलिस ने किसी को उठा लिया है, कई दिन बीत गए हैं, ना तो कोई कारण बताया गया है, ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और ना ही परिवार को मिलने दिया जा रहा है। थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ऐसे में एक आम इंसान पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी ही भयानक स्थिति से निपटने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बनाया था जिसे हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा से आया है जिसका सीधा सा मतलब होता है शरीर को पेश करो। हैबियस कॉर्पस वास्तव में नागरिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा और अंतिम ब्रह्मास्त्र है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? जब कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से गायब कर दिया जाता है या पुलिस हिरासत में बिना किसी रिकॉर्ड के रखा जाता है तो परिवार का कोई भी सदस्य हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत या सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर सकता है। जब यह याचिका अदालत के सामने आती है तो अदालत बाकी सारे काम छोड़कर सबसे पहले इस पर सुनवाई करती है। हाँ, हाईकोर्ट सीधे पुलिस को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने पेश करो। ये आदेश इतना सख्त होता है कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को अदालत के कटघरे में आकर जवाब देना पड़ता है। यदि ये साबित हो जाए कि हिरासत गैरकानूनी थी तो न केवल व्यक्ति को रिहा किया जाता है
बल्कि दोषी पुलिस अधिकारियों पर सजा और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये जानना बहुत सुकून देता है कि सिस्टम के भीतर ही ऐसे सुरक्षा चक्र मौजूद हैं जो किसी भी मनमानी को रोक सकते हैं। अब जरा जमीनी हकीकत से जुड़ी एक बहुत ही आम उलझन पर बात करते हैं। आज के समय में हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। हाँ, कैमरा तो हमेशा ऑन ही रहता है आजकल। जब सड़क पर पुलिस किसी को रोकती है या घर पर पुलिस आ जाती है तो पहली प्रतिक्रिया होती है मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देना। लेकिन मन में एक डर भी रहता है कि कहीं रिकॉर्डिंग करने से पुलिस और भड़क ना जाए और जो बात आसानी से सुलझ सकती थी वो एक बड़ा केस ना बन जाए। रिकॉर्डिंग करने का कानूनी पहलू क्या है? ये आज के डिजिटल युग का सबसे अहम सवाल है। कानूनी तौर पर किसी सार्वजनिक स्थान पर या अपने बचाव में सबूत इकट्ठा करने के लिए रिकॉर्डिंग करना कोई अपराध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति शांत रहकर पुलिस से कहता है कि सर, मैं अपनी सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है? बिल्कुल नहीं। सबूत इकट्ठा करना जैसे समय, जगह और अधिकारियों के नाम दर्ज करना अक्सर बाद में कोर्ट में बहुत काम आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक और संवेदनशील रेखा है जिसे पार नहीं करना चाहिए। वो रेखा है उकसावे और बहस की। सही कहा। कई बार लोग कैमरा चालू करते ही पुलिस पर चिल्लाने लगते हैं, उन्हें चुनौती देने लगते हैं या अपशब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, ये सोचते हुए कि कैमरा उनके पास है तो वे कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसा करने से इंसान खुद पुलिस को एक नया केस बनाने का मौका दे देता है। नए कानून बीएनएस की धारा 351(2) अपमान और धमकी से जुड़ी है। यदि रिकॉर्डिंग करते समय पुलिस अधिकारियों के साथ गाली गलौज की जाती है या उन्हें जानबूझकर उकसाया जाता है, तो जो मामला सिर्फ एक छोटी पूछताछ का था वो एक गंभीर मामले में बदल सकता है। हाँ, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस का अपमान करने का मामला। इसीलिए सबसे बेहतरीन रणनीति यही है कि रिकॉर्डिंग की जाए लेकिन पूरा बर्ताव बेहद शांत और शालीन रहे। जब सामने वाला शांत होता है तो वो पुलिस की किसी भी ज्यादती या गलती को बहुत साफ तरीके से कैमरे में कैद कर सकता है, जो बाद में उसके ही पक्ष में सबसे बड़ा सबूत बनता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। जोश में होश खोने से हमेशा नुकसान ही होता है। अब बात करते हैं समाज के उस वर्ग की जिसके लिए विशेष सुरक्षा प्रावधानों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी महिलाएं। ये बहुत जरूरी विषय है। अक्सर ये सुनने में आता है कि पुलिस किसी मामले में पूछताछ के लिए महिलाओं को रात के समय थाने बुला लेती है या गिरफ्तार कर लेती है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए कानून ने इसके लिए बहुत ही सख्त और स्पष्ट लकीर खींची है। महिलाओं के अधिकारों के मामले में नए आपराधिक कानून कोई भी समझौता नहीं करते। बीएनएसएस की धारा 35(6) एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त नियम स्थापित करती है। ये नियम कहता है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद यानी शाम ढलने के बाद और सूर्योदय से पहले यानी सुबह होने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और ये कोई ऐसा नियम नहीं है जिसे पुलिस अपनी मर्जी से बदल सके। ये एक अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन अगर कोई बहुत ही असाधारण परिस्थिति हो, मान लीजिए किसी महिला पर किसी बेहद गंभीर अपराध का आरोप हो और उसे तुरंत रोकना जरूरी हो, तब पुलिस क्या करेगी? ऐसी असाधारण और दुर्लभ परिस्थितियों के लिए भी कानून में रास्ता है, लेकिन वो रास्ता बहुत पारदर्शी है। यदि रात में गिरफ्तारी करना अपरिहार्य हो जाए तो एक महिला पुलिस अधिकारी को पहले उस इलाके के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। मजिस्ट्रेट को लिखित में पूरी स्थिति समझानी होगी और उनसे लिखित अनुमति लेनी होगी। हाँ, प्रायर परमिशन। मजिस्ट्रेट की इस पूर्व अनुमति के बिना रात के समय किसी भी महिला को गिरफ्तार करना या थाने ले जाना पूरी तरह से गैर कानूनी कृत्य माना जाएगा। ये जानकारी वास्तव में हर घर तक पहुंचनी चाहिए। और अगर कभी पुलिस इस नियम का उल्लंघन करने की कोशिश करे या महिलाओं के साथ थाने में कोई बदसलूकी हो, तो कुछ महत्वपूर्ण नंबर हमेशा याद होने चाहिए। महिला हेल्पलाइन 1091 या 181 और आपातकालीन नंबर 112 ऐसी स्थितियों में बहुत कारगर साबित होते हैं। इसके अलावा अगर पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, के साथ मारपीट होती है या मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी का हेल्पलाइन नंबर 14433 एक बहुत बड़ा सहारा है। एनएचआरसी पुलिस विभाग से अलग एक स्वतंत्र संस्था है जो ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच करवाती है। इन सभी कानूनी धाराओं, नियमों और हेल्पलाइन नंबरों का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरकर सामने आती है। कानून की किताब में
नागरिक की सुरक्षा के लिए हर तरह के उपाय मौजूद हैं। समस्या कानून की कमी नहीं है, बल्कि उस कानून की जानकारी का न होना है। उसे कारण जानने का हक है और वो हेबियस कॉर्पस के जरिए सीधा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो उसके अंदर से वो डर खत्म हो जाता है जो उसे घबराहट में गलत कदम उठाने पर मजबूर करता है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि असली ताकत चीखने, चिल्लाने या पुलिस से उलझने में नहीं है। असली ताकत है कानून की सही समझ। एक कानूनी सोच का विकास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब व्यक्ति शांत रहकर स्थिति का आकलन करता है, ये समझता है कि उसे किस वक्त क्या सवाल पूछना है और किस प्रक्रिया का पालन करना है, तो वो किसी भी अन्याय के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो सकता है। ये नियम केवल वकीलों या जजों के लिए नहीं है, बल्कि ये हर आम नागरिक की जिंदगी का हिस्सा होने चाहिए। और यही बात इस पूरे विषय को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। हर दिन समाज में कई ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां थोड़ी सी कानूनी जानकारी किसी की जिंदगी, उसकी गरिमा और उसकी आज़ादी को बचा सकती है। जागरूकता ही वो कुंजी है जो सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाती है। एक आखिरी विचार जो इस पूरी प्रक्रिया को भविष्य में और भी पारदर्शी बना सकता है, वो है तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल। जैसे जैसे थानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हो रहे हैं और पुलिस कर्मियों की वर्दी पर बॉडी कैमरे लगने शुरू हुए हैं, भविष्य में ये साबित करना बहुत आसान हो जाएगा कि गिरफ्तारी के वक्त वास्तव में क्या हुआ था। इससे उसने क्या कहा और मैंने क्या कहा वाली बहस खत्म हो जाएगी और सच्चाई सीधे कैमरे के रिकॉर्ड से सामने आ जाएगी। ये तकनीकी बदलाव आने वाले समय में पुलिस की जवाबदेही को और भी सख्त बना देगा। इस टॉपिक को समझने के बाद हमेशा की तरह जीबी लीगल माइंड की तरफ से आपके लिए एक सवाल। मान लीजिए अचानक पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है, तो उस व्यक्ति को घबराने के बजाय सबसे पहला कानूनी सवाल पुलिस से क्या पूछना चाहिए? सोचकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं। जुड़े रहिए जीबी लीगल माइंड से। यहां आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूरत हो तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं।